मेल में गैमेटोजेनेसिस कैसे होता और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, इसको हम अलग अलग करके देखते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग मेल में देखते हैं, फिर बाद में हम लोग फीमेल में देखेंगे। तो मेल में क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए, अब स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट होकर के एक से क्या होता है 2 होता है, फिर वो डिफ्रेंशिएट होता है 2 से 4 होता है। ठीक, यानी कि एक में अगर डिफ्रेंशिएशन हुआ तो 1 से 2 होगा, फिर दूसरा में अगर डिफ्रेंशिएशन हुआ तो 2 से 4 होगा। ठीक, तो अब स्पर्मेटोगोनिया में डिफ्रेंशिएशन के कारण क्या होता है, यानी कि डिवीजन के, डिफ्रेंशिएशन का मतलब समझिए डिवीजन। तो क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। अब तो देखिए, इस समय स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना, इसमें क्या होता है, क्रोमोजोमल चेंजेस कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, और नहीं होता है। ठीक, क्योंकि 46 का 46 क्रोमोजोम आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के साथ के तरफ बढ़ते हैं, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदलता है तो इस समय होता है मियोटिक डिवीजन। क्या होता है, इस समय फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। और इस डिवीजन के कारण क्या होता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में आपका क्रोमोजोम का नंबर घट जाता है। कितना होता है, 23 हो जाता है। यानी यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो वो डिप्लॉयड था, और बात करें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की तो वो क्या है, हैप्लॉयड है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इससे क्या होता है कि फिर आपका स्पर्मेटिड बनता है, और फिर स्पर्मेटिड में डिफ्रेंशिएशन होने के कारण क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। और फिर स्पर्मिएशंस का प्रोसेस से क्या होता है कि ये स्पर्म रिलीज होता है। ठीक, तो लेकिन हम ये सब तो जान ली, ये प्रोसेस था कैसे कैसे करके स्पर्म बना, यानी हम तो ये समझ गए कैसे करके स्पर्म बना। यानी स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड सेल्स है, उसमें माइटोसिस हुआ तो क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये भी क्या है, डिप्लॉयड है, 2n। ठीक, और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने के कारण क्या हुआ, तो क्या हुआ, स्पर्मेटिड बना, और स्पर्मेटिड फिर डिफरेंशिएट होकर के स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बन गया। और फिर इसका रिलीज का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, स्पर्मिएशंस। ठीक, तो लेकिन हमको ये जानना होता है कि कब स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये स्टार्ट होता है आपका कब, मेल में। जी हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में ही होता है। तो स्टार्ट कब होता है, 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज में, क्योंकि इस एज में क्या होता है, प्यूबर्टी में आ जाते हैं हम लोग। ठीक ना, किशोर अवस्था में आ जाते हैं। तो इस समय क्या होता है कि हम लोग का हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है और ये अपना हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, GnRH रिलीज करता है। और ये GnRH आकर के स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी को, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का जब एंटीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करता है तो वो 2 हार्मोन निकलता है। क्या, 2 GnRH निकलता, क्या, एक FSH एक LH निकलता। तो ये FSH और LH ये क्या करता है कि अब ये हार्मोन भी सिक्रीट करवाता है। ये जाकर के क्या करता है कि टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है। अब टेस्टिस को जैसे स्टिमुलेट किया तो वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला। ठीक, अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फिर क्या करता है कि मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में चेंजेस लाते हैं, और फिर उसके बाद जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फंक्शनल बना देता है। ठीक ना, यानी कि अब क्या होता है कि अब टेस्टिस जो है स्पर्म बनाना शुरू कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, तो और अब हम बढ़ते हैं किसके ओर, अब हम लोग बढ़ते हैं oogenesis की तरफ। तो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस समझ गए, अब हम लोग oogenesis समझेंगे। oogenesis का मतलब क्या होता है, तो सेम यही बात है यहाँ भी। अब देखिए यहाँ पर oogonia, ध्यान से समझिएगा नहीं तो फिर क्या होगा कि दिक्कत होगा। तो अब oogonia एक डिप्लॉयड सेल है, 2n है, जिसमें कितने क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम है। तो उसमें माइटोसिस हुआ। तो माइटोसिस डिवीजन के कारण क्या होता है कि ये प्राइमरी पर oocyte बना। ठीक, अब ये प्राइमरी oocyte की अगर बात करें तो ये भी क्या है, डिप्लॉयड ही है। अब प्राइमरी oocyte में फिर क्या होता है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने की वजह से क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक, और फिर सेकेंडरी oocyte आपका फिर ओवम बन जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए इसमें प्रोसेस थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू मेल और फीमेल। तो मेल में हम देख रहे थे कि प्यूबर्टी के बाद जो है स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हुआ, यानी कि स्पर्म बनने का प्रोसेस जो है आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ। लेकिन फीमेल में जो है oogenesis का प्रोसेस
बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है, यानी कि बर्थ से पहले। तो अब देखिए जब वो मदर का वूम्ब में होता तभी उसमें oogonia जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर के प्राइमरी oocyte बनता और इसके ऊपर एक कवर चढ़ जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स का। अब हम इसको फॉलिकल्स कहते हैं, ठीक ना। तो अब oogonia से जो प्राइमरी oocyte बना किसके अंदर आ गया, ये अरेस्ट हो गया प्रोफेज 1 में, ठीक। मियोटिक डिवीजन का प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया है और इसके ऊपर ढेर सारा कवर चढ़ गया। तो किसका, ग्रेनुलोसा सेल्स का कवर चढ़ गया। अब हम इसको प्राइमरी oocyte न कह के हम इसको फॉलिकल कहेंगे। अब ये फॉलिकल के अंदर कब तक रहेगा, जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आता। प्यूबर्टी आने के बाद वो फॉलिकल से निकलेगा बाहर, ठीक, समझे। तो ये होता। तो अब देखिए फॉलिकल के अंदर क्या होता है कि प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाता है, ठीक ना। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के कारण क्या होता है कि वो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाता। तो अब देखिए मियोटिक डिवीजन होने के कारण क्या होता है कि प्राइमरी oocyte के साथ साथ एक, जैसे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन खत्म होता तो सेकेंडरी oocyte बनता है और उसके बाद एक पोलर न्यूक्लियस बनता है, ठीक ना। एक पोलर न्यूक्लियस बनता है और फिर बाद में ये सेकेंडरी oocyte जो है फिर उसमें एक डिवीजन होता है जिससे ओवम बनता है और फिर एक और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है। तो यहाँ पर ये पोलर बॉडी जो बन रहा है इसका कोई काम नहीं है। तो लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकेंडरी oocyte में आप देख रहे हैं तो क्रोमोजोम का नंबर चेंज हो रहा है, यानी कि सेकेंडरी oocyte आपका हेप्लॉइड है, ठीक ना। और बात करें ओवम की, ये तो हेप्लॉइड है, ठीक ना। और सेकेंडरी oocyte और ओवम ये सब हेप्लॉइड है। और ये क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे में के दिन ये क्या होता है कि इस समय LH जो है पूरा पीक पे होता है, LH का सिक्रेशन पूरा पीक पे होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्स होता है और फिर एक निकलता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का NCERT पोर्शंस को, ठीक। तो इसमें हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल और गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आप साथ बने रहिए, ठीक। और आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा जिसमें कि हमने बढ़िया से समझाया है, ठीक, तो जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब गैमेटोजेनेसिस के बारे में जानते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, द प्राइमरी। अब देखिए गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब होता है कि गैमेट का प्रोडक्शंस। अब देखिए क्या होता है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल। तो अगर हम बात करें, देखिए टेस्टिस जो होता है मेल का और ओवरी जो होता है फीमेल का, ये इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ये क्या करता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, सबको पता है। तो क्या क्या, अब टेस्टिस की बात करें तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और ओवरी की बात करें तो ओवम प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो अब देखिए टेस्टिस में क्या होता है ये देख लेते हैं। टेस्टिस में क्या होता है कि इमेच्योर मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड सेल्स है, इससे स्पर्म बनने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जो कब होता है, प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, यानी 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज से स्टार्ट होता है और पूरा थ्रू आउट द लाइफ ये कंटिन्यू रहता है, ठीक, समझ गए। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस समय होता क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस में, हम लोग ये देखते हैं। तो अब स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम सिंगुलर में उच्चारण करें तो क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम। तो कहाँ होता, आपका ये सेम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। Each spermatogonium is diploid and contain 46 chromosomes. Some of the spermatogonia are called primary spermatocyte. Periodically undergoes meiosis. A primary spermatocyte complete first meiotic division leading to formations of the two equal haploid cells called सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पर ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पर होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं और उसके कौन से लेयर, उसका इनर लेयर में, इनर वॉल में होता है। और वो क्या होता है कि अपना नंबर को बढ़ रहा होता और उसमें क्या होता है कि माइटोटिक डिवीजन होने के कारण क्या होता है, जैसे देखिए अब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हुआ तो फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड और स्पर्म, ऐसे करके आगे बढ़ता है, ठीक। तो समझे। अब देखिए तो ये मल्टीप्लाई होते रहता है। तो स्पर्मेटोगोनिया की अगर हम
प्लॉइडी की बात करें तो ये डिप्लॉइड होता है, ठीक ना। सम स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है कि साइज में बढ़ता है, हम इसको क्या कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसमें क्या होता है कि एक मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने के कारण क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक, दो इक्वल पार्ट में बटा ऐसे करके। तो ये था स्पर्मेटोगोनिया। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे हम इसको, ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो दोनों का साइज बराबर होता है। और प्लॉइडी की बात करें तो ये भी डिप्लॉइड था, ये भी डिप्लॉइड होगा, ठीक। अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंडरी, अब ये प्राइमरी उस साइड में क्या होता है मियोटिक डिवीजन होता है। अब मियोटिक डिवीजन के बाद फिर क्या होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की अगर बात करें तो वो क्या है आपका हेप्लॉइड होता है, क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर घट जाता है, वहाँ पर 43 से 23 हो जाता है, फिर वहाँ से स्पर्मेटिड बनता। तो चलिए इसको एनसीईआरटी में देखते हैं कि कैसे दिया गया है। तो ये देखें, अब देखिए क्या कहा द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब सेकेंडरी उस साइड में क्या होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि 4 इक्वल हेप्लॉइड गैमेट बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर आपसे एक बात पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन स्पर्मेटिड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्पर्मेटिड में कितने नंबर क्रोमोजोम होते हैं। भाई स्पर्मेटिड में भी कितने होते हैं 23 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक। आया समझ में। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ बन जाता, और आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। अब इस देखिए स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है कि स्पर्म का जो हेड होता वो जाके आपका सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है, यानी कि धस जाता। अब वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेता है, और न्यूट्रिशन के बाद वो क्या होता है कि मैचुरेशन अटेंड करता है। आया समझ में। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ। अब तो सर्टोली सेल में जैसे उसका हेड इम्बेड हुआ, तो अब सर्टोली सेल क्या किया उसको नॉरिश किया, एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशंस। तो यानी कि तो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस से वो क्या हुआ कि सर्टोली सेल्स के अंदर जाके धस गया, जिससे वो न्यूट्रिएंट पाया और अपने आप को मैच्योर कर पाया। और फिर उसके बाद बॉडी से कब बाहर निकला, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कब बाहर निकला। अगर हम बात करें कि ये कब बाहर निकला बॉडी से, तो स्पर्मिएशंस के प्रोसेस के समय। आया समझ में, जब मैच्योर हो गया पूरा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रेशंस ऑफ द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। दिस इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हम पहले बता चुके हैं। दिस इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH। तो अब देखिए क्या होता है कि ये प्यूबर्टी के समय ऐसा क्या होता है, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस समय हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। इस समय मूड भी स्विंग करता है, इस समय बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। तो द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी कॉल्ड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशंस ऑफ द 2 गोनेडोट्रोपिन। एक मिनट, अब यहाँ देखिए हम क्या कहते हैं। तो अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे स्टार्ट हुआ, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्टार्ट होता है आपका प्यूबर्टी का एज में। आप पूछेंगे कि प्यूबर्टी का एज में ही क्यों स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्योंकि इस समय ढेर सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, हम लोग का बॉडी में ढेर सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं कि गोनेडोट्रोपिन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, वो क्या होता है रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और वो जाकर के स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है कि 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट कर देता है, जिसको हम कहते हैं एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी LH और FSH। अब LH क्या करता है कि लीडिंग सेल्स पे जाके फंक्शंस करता है, लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, ठीक। और उससे क्या होता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस ऑफ द एंड्रोजन, जिससे क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन बनता भी है और निकलता भी है। अब एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, इनिशिएट कर देता है।
अब FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट। अब क्या करता है कि FSH जो है सर्टोली सेल्स पे वर्क करता है और उसको स्टिमुलेट करता है। उसको स्टिमुलेट करके क्या करता होगा कि तुम स्पर्म को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करो। आया समझ में? मेन यही कहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सिक्रेशंस ऑफ द सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। अब कुछ फैक्टर निकलते हैं जिसके वजह से क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है और स्पर्म का हेड जो है क्या होता है कि सर्टोली सेल्स में जाके एम्बेड हो जाता। ठीक, तो और फिर ये न्यूट्रिशन गेन करता है। अब आगे देखिए क्या कहा जाता है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अब स्पर्म की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके पास हेड होते हैं, नेक होते हैं, मिडिल पीस और टेल होता है। ठीक, आया समझ में? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। अब देखते हैं कि पूरा बॉडी, स्पर्म का जो पूरा बॉडी होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है इसको। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस द एंटीरियर पोर्शंस ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए स्पर्म का जो ये एंटीरियर पोर्शंस हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियस पाया जाता है, इलोंगेटेड मतलब लंबा टाइप का एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, समझे? तो और वो कवर होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोजोम। अब एक्रोजोम में क्या होता है कि ढेर सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, तो जब फर्टिलाइजेशंस होता है तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होता है कि निकलते हैं, तो ये जोना पेलुसिडल लेयर जो होता है ओवम का, उसको वो डिजेनरेट करवाता है। ठीक, ताकि स्पर्म एम्बेड हो सके या फिर अंदर जा सके ओवम के। आया समझ में? तो अब देखिए क्या कहता है। द एक्रोजोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। वही बात कहा गया। द मिडिल पीस पोजेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब इसका मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा, होते हैं, जो क्या होता है कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और एनर्जी क्यों चाहिए होता है, क्योंकि इसको बहुत लंबा दूरी सफ़र करना होता है, क्योंकि टेल को बीट करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। ठीक, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल एंड फैसिलिटेट स्पर्म मोबिलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। बात स्वाभाविक सी है, जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा तो ये टेल बीट नहीं करेगा, और टेल मूव नहीं, बीट नहीं करेगा तो ये स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अब नॉर्मल बात करें कि प्रत्येक इजैकुलेशन में कितने स्पर्म होते, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते प्रत्येक इजैकुलेशन में कोइटस के समय। ठीक, अब नॉर्मल फर्टिलिटी अगर चेक करें किसी भी मेल का, तो क्या होता है कि अगर किसी भी मेल में 60% स्पर्म का शेप साइज अगर ठीक है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब कि वो मेल क्या है, फर्टाइल है, यानी कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। अगर ऐसा नहीं है, अब हम मान लेते हैं कि, और इसमें देखिए 40% स्पर्म का जो होता है क्या होता है कि स्पीड कम होता है, शेप साइज बढ़िया से नहीं होता, तो ये इसलिए क्या कहते हैं, वो एबनॉर्मल होता है। तो लेकिन अगर एबनॉर्मल स्पर्म का नंबर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब मेल क्या है, फर्टाइल नहीं है, क्या है, इनफर्टाइल है। इसका मतलब कि वो पिता नहीं बन सकता। समझे? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट। ठीक, अब स्पर्म जो रिलीज हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हुआ तो कहाँ जाएगा बताइए, तो सेकेंड नंबर पे कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा। ठीक, उसके बाद वास्ट डिफरेंस में जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, वास्ट डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसिकल में, फिर सेमिनल वेसिकल्स के बाद कहाँ जाएगा, प्रोस्टेट से मिलते हुए, क्योंकि उसका सिक्रेशंस लेना है। ठीक, और फिर इसे करके फिर बाहर निकल जाता। समझे? तो प्रोस्टेट का सिक्रेशन जो है जरूरी होता है स्पर्म का मैच्योरेशंस के लिए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। अब स्पर्म के साथ जो लिक्विड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। दोनों को मिला दे तो हम क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। द फंक्शंस ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर